तो भारतीय बाजारों के लिए सिचुएशन है तो एक दायरेमंद, जहां पर अलग अलग हेडविंड, अलग अलग टेलविंड मार्केट देख रहा है। इन्फ्लेशन का नंबर सपोर्टिव है, लेकिन एफआई के नंबर में बिकवाली है, अर्निंग का नंबर कमजोर है, और उस बीच में ट्रंप साहब के हर रोज बदलते बयानों के बीच में भारतीय बाजार जूझ रहे हैं। तो इन सिचुएशंस के बीच में आपकी रणनीति क्या हो, हम अलग अलग जानकारों से बातचीत करते हैं। और आज भी हमारे साथ एक मार्केट वेटरन मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे इन सब नंबर्स को लेकर भी। दीपन मेहता सर मौजूद है, जिनसे हम अक्सर बातचीत करते रहे हैं। दीपन सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो दीपन सर, ये समझ पा रहे हो क्या आप कि बाजार को देखना कैसे है, समझना कैसे है? क्योंकि फंडामेंटल, टेक्निकल या हर तरह के पैरामीटर तो फेल हो गए ट्रंप साहब के आगे। हर रोज एक नया बयान आता है और हर रोज एक नई सिचुएशन में हम खड़े होते हैं। कैसे डील करें इस तरह के बाजार को? सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपके शो पर इनवाइट करने के लिए। देखिए, एज फार एज ट्रम्प टैरिफ्स आर कंसर्न्ड, थोड़ी अनसर्टेनिटी जरूर से कम हुई है। नाउ वी नो द बैड न्यूज इज देयर। 25% कस्टम ड्यूटी ऑलरेडी चालू हो गई है, और आई थिंक थर्ड वीक ऑफ अगस्त में एडिशनल 25% आ जाएगी, अनलेस देर इज सम काइंड ऑफ रिलीफ ऑन द पेनल्टी टैरिफ विच प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो इम्पोज किया है। तो ये तो एक सिद्ध बात हो गई है कि एक अनसर्टेनिटी निकल गई है। जरूर से खराब न्यूज है इंडियन कंपनीज के लिए, इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए, लेकिन ये एक अनसर्टेनिटी अराउंड ट्रम्प टैरिफ निकल गई है। तो हमें आगे चल के यही समझना है कि 25+25 की टैरिफ रहेगी, और अगर कुछ यहाँ पर थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है देन डेफिनेटली सिलेक्टिव प्लेयर्स विल बेनिफिट। लेकिन मार्केट में मेरे हिसाब से क्या हो रहा है कि इतना पैसा आ रहा है थ्रू म्यूचुअल फंड्स एंड थ्रू इंडियन इन्वेस्टर्स, तो वो मार्केट को नीचे नहीं जाने दे रहा है, वो मार्केट को डूबने नहीं दे रहा है, दिस लिक्विडिटी फ्लो। और मार्केट अगले ऑर्बिट में और गोइंग बियॉन्ड इट्स प्रीवियस हाई नहीं जा रहा है, बिकॉज ऑफ द अंडरलाइंग फंडामेंटल्स, मेनली बीइंग स्लो ग्रोथ इन द अर्निंग्स। अगर आप देखेंगे तो ये जून क्वार्टर के जो आंकड़े आए हैं, वहां पर ओवरऑल एग्रीगेट नेट प्रॉफिट ग्रोथ इज अबाउट 5.4-5.5% और सो, जो कि पिछले 2 साल का लो है। और डेफिनेटली देर आर मेनी सपोर्टिव एक्शन, ऐसे कई सारे प्रपोजल्स है, ऐसी कई सारी ट्रेंड्स है जिसकी वजह से शायद अर्निंग्स इंप्रूव होने चाहिए। लेकिन जब तक अर्निंग्स इंप्रूव नहीं होते इन अ सॉलिड मैनर, आई थिंक मार्केट मेरे ख्याल से रेंज बाउंड ही रहेगा। तो दीपन सर, इसको 3 हिस्सों में बांट करता हूं। पहला हिस्सा आता है कि हम सडनली फ्रेंडली देश से एनिमी देश कैसे बन गए। एक ऐसा समय था कि ट्रंप साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, हर चीज़ अच्छा इंडिया के फेवर में हो रहा था। आज सडनली हम टैरिफ भी ज़्यादा झेलेंगे, इंडियन ओरिजिन कंपनीज के ऊपर भी टैक्सेशन की बातचीत हो रही है, पाकिस्तान फ्रेंडली गवर्नमेंट हो गई है यूएस की। सो ये सिचुएशन सडनली कैसे अराइज होगी कि हम फ्रेंड से एनिमी बन गए? इसके बाद मैं आता हूँ बाकी के 2 नंबर्स पे। सुमित, मैं इस पे कैसे कमेंट कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक तो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हूँ नहीं। जो एक्चुअली वहां पर हो रहा है ऑन द टैरिफ फ्रंट, उस पर हम कमेंट कर सकते हैं। ऐसे क्यों हो गया, कैसे हो गया, इसका कोई जवाब नहीं है। जी। लेकिन क्या है, रियलिटी ये है, और अपने को यही लेके चलना है कि नाउ यूएस इज गोइंग टू, वी आर नॉट अमंग्स द मोस्ट फेवर्ड नेशंस व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट्स टू यूएस। और हमें जो है अपनी पॉलिसीज है, हमारी जो स्ट्रैटेजीज है, जो इकोनॉमिक जो प्रपोजल्स है, वी हैव टू डिजाइन देम इन सच अ वे कि यही सिद्ध है, यही सिचुएशन है, अभी आगे क्या करना है। अभी इतना ज्यादा इसके बारे में सोच के कोई मतलब नहीं है। आगे चल के हमको क्या करना है। डू वी गिव एडिशनल बेनिफिट टू एक्सपोर्टर्स हु आर डूइंग टू अदर नेशंस, या फिर इंटरनली फोकस कंपनीज को हम ज्यादा फोकस दे, कुछ और प्रपोजल्स यहाँ पर दे, कोई और एनकरेजमेंट दे सकते हैं, केपेक्स साइकिल को इम्प्रूव कर सकते हैं, कंजम्पशन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो वी हैव गॉट मेनी लीवर्स, हमारे पास कई सारे लीवर्स है विच वी कैन पुल टू इम्प्रूव द जीडीपी ग्रोथ रेट्स, टू इम्प्रूव द अर्निंग्स, और हमें वहां पर फोकस करना चाहिए। एंड ऑफ द डे ट्रम्प टैरिफ्स आर नॉट अफेक्टिंग द इंटायर इंडियन इकोनॉमी। एक हिस्सा है जो अफेक्ट हो रहा है, जो एक्सटर्नली फोकस कंपनीज है, वहां पर जरूर से प्रेशर है। लेकिन इंडिया एज अ वास्ट मार्केट, और हमारा जो स्टॉक मार्केट है, कई सारे इन्वेस्टमेंट थीम्स है और कई सारी इंडस्ट्रीज है, वी विल मूव ऑन एंड वर्क ऑन अदर्स। तो दीपन सर, एफआईएस को क्या चीज नहीं पसंद आ रही है? क्या टैरिफ का नंबर, या टैरिफ को लेकर अनसर्टेनिटी जो उन्हें हॉन्ट कर रहा है, या इंडिया की ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड लाइन पे थी वो एक्सपेक्टेड लाइन पे नहीं आ रही है, वो उन्हें हॉन्ट कर रहा है? इतना हैवी आउटफ्लो, चलो हम सपोर्ट कर रहे हैं डीआई के थ्रू, लेकिन इतना हैवी आउटफ्लो तो हो ही रहा है ना। वो फैक्ट कैसे चेक किया जाए कि क्यों ऐसा हो रहा है जो उन्हें हॉन्ट कर रहा है? देखिए, जो एफआई की जो सेलिंग आ रही है,
अपार्ट फ्रॉम एफआई, जिस हिसाब से आईपीओज आ रहे हैं इतनी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे, जिस हिसाब से प्रमोटर की सेलिंग आ रही है, जिस हिसाब से प्राइवेट इक्विटी की सेलिंग आ रही है, बल्क डील्स हो रहे हैं, उसकी वजह केवल एक ही है, वो है वेरी हाई वैल्यूएशन। इसकी वजह से वी आर सीइंग द सप्लाई कमिंग इनटू द मार्केट। जो खरीददार है टू एन एक्सटेंट, नया खरीददार है टू एन एक्सटेंट, आई वुड से दैट दे आर कमिंग थ्रू म्यूचुअल फंड्स डेफिनेटली, पर जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है उनके हाथ तो बंधे हुए हैं। अगर पैसा आ रहा है तो उनको शेयर्स खरीदने हैं, डजेंट मैटर वैल्यूएशन क्या है। सो इन अ वे इट इज टू एन एक्सटेंट, आई वुड से कि जो नया पैसा है, जो पैसा है विच इज नॉन प्रोफेशनल, वो पैसा आ रहा है एंड दैट इज सपोर्टिंग दिस वैल्यूएशंस। और सामने जो सप्लाई आ रहा है दैट इज कमिंग फ्रॉम प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स, दैट इज कमिंग फ्रॉम इन्वेस्टर्स जिनके पास चॉइस है। देखिए जो एफआई है उसके पास चॉइस है, वो चाइना खरीद सकता है, यूएस मार्केट खरीद सकता है, यूरोप खरीद सकता है, जापान खरीद सकता है, लेकिन जो एवरेज इंडियन इन्वेस्टर है उसके लिए तो केवल यही एक ऑल्टरनेटिव है इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये जो पैराडाइम है, ये जो सिचुएशन है, दैट इज रिजल्टिंग इन सॉलिड एफआई आउटफ्लोज एंड मैच्ड बाय सॉलिड म्यूचुअल फंड इनफ्लो इनटू द मार्केट। ये पोजीशन है और अब तक काफी अच्छा बैलेंस है, जिसकी वजह से आई वुड से कि मार्केट इस दर पर टिका हुआ है डिस्पाइट हाई वैल्यूएशंस, डिस्पाइट स्लो डाउन इन अर्निंग्स, टिका हुआ है बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी फ्लो। लेकिन आई थिंक इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, कुछ महीनों में ये जो पूरा साइडवेज मूवमेंट है इट विल सर्टेनली ब्रेक इधर ऑन द अपसाइड और डाउनसाइड डिपेंडिंग अपॉन फंडामेंटल न्यूज फ्लो। तो दीपन सर, जो वैल्यू जहां पर ग्रोथ है वहां पर वैल्यू बहुत एक्सटेंडेड हाई है, और जहां ग्रोथ नहीं है, मिसाल के तौर पे कई लार्ज कैप एक अच्छे वैल्यू पर है लेकिन उन्हें कोई पिक नहीं कर रहा है कि वहां ग्रोथ मिसिंग है, लेकिन जहां ग्रोथ है वो बहुत एक्सटेंडेड वैल्यूएशन पर है और उनको 100 के मल्टीपल पे बाजार लेने को तैयार है। एग्जाम्पल रखता हूं, इटर्नल जैसा स्टॉक 24th लार्जेस्ट कंपनी बन गया इंडिया की, 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप पे, और वो टाटा पावर से डबल मार्केट कैप कमांड करता है। सो एक जगह ग्रोथ है और एक जगह ग्रोथ मिसिंग है। सो क्या यही म्यूचुअल फंड भी रीड कर रहे हैं कि जहां ग्रोथ है वहां पैसा डालो, जहां ग्रोथ नहीं है वहां भी दूर रहो? देखिए ये जो आप बता रहे हैं ना अबाउट इन्वेस्टर्स चेसिंग ग्रोथ, ये एक ग्लोबल फिनोमेना है। अगर आप देखेंगे तो टेस्ला का जो वैल्यूएशन है दैट इज सिग्निफिकेंटली हायर, 2-3 टाइम्स हायर देन जनरल मोटर्स, वोक्सवैगन एंड अदर कंपनी। मेरे पास इमीडिएट डेटा नहीं है। ऐसे ऐसे कई सारे उदाहरण है इन द यूएस मार्केट, इन रेस्ट ऑफ द मार्केट, जहां पर कॉन्सेप्ट स्टॉक, न्यू जनरेशन स्टॉक, प्लेटफॉर्म कंपनी या कुछ ऐसी खास स्पेशल है वहां पर, जैसे कि एनवीडिया है, उनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है दैट इज सिग्निफिकेंटली हायर देन एनी कंपेरेबल पीयर ग्रुप। तो ये तो कई साल से ऐसे हो रहा है एंड वी मस्ट डेफिनेटली लुक एट इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन जो कंपनियां स्लो ग्रोथ है, जहाँ जहाँ पर सेक्युलर ग्रोथ नहीं है, वहां पर आई थिंक वैल्यूएशंस रीजनेबल है, लेकिन कोई खरीदना नहीं चाहता है क्योंकि रिटर्न्स नहीं मिलेंगे आपको। आपको रिटर्न कब मिलते हैं? when the company's earnings are growing. No matter P multiple valuation high रह सकता है, लेकिन अगर earnings growth आ रही है और P multiple या valuation ratios steady रहते हैं, then also you get appreciation. लेकिन अगर कोई कंपनी है जहां पर बिल्कुल ग्रोथ ही नहीं है, 6-7%, 8% की ग्रोथ रेट्स है, वहां पर एक तो P multiple expand नहीं हो सकता है because you cannot justify it, और जो returns है that will be always subpar. तो ये जो इक्वेशन है, इसकी वजह से वी आर सीइंग दिस काइंड ऑफ आई वुड से कंप्लीट टू साइड्स, जहां पर लो वैल्यू लो रिटर्न और हाई वैल्यू हाई रिटर्न स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। तो दीपन सर, आप 3-4 डिकेड से मार्केट को देख रहे हो, 3-4 डिकेड के अंदर अलग अलग स्टोरीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्ले होती गई। कभी पीएसयू स्टोरी हुई, कभी बैंकिंग स्टोरी बनी, कभी हैवी वेट्स चले, अब ये न्यू एज स्टोरी बनी। तो धीरे धीरे स्टोरीज का पैराडाइम शिफ्ट होता है। लेकिन जिस तरह के ग्लोबल स्टॉक्स हैं, एनवीडिया एंड ऑल या टेस्ला एंड ऑल, क्योंकि टेस्ला की स्टोरी में ऑटो नहीं है, बाकी स्टोरी उनके साथ चल रही है। सो इंडियन मार्केट में क्या ऐसी स्टोरीज हैं भरपूर जहां पैसा डल सकता है, या अभी भी ट्रेडिशनल पर ही हमारा ज़्यादा स्टिक करने का हिसाब किताब, क्योंकि सारे फंड की बड़ी होल्डिंग तो ट्रेडिशनल स्टॉक्स में ही है? जी हाँ, आई थिंक बिकॉज उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है, लॉट ऑफ मनी इज देयर इन दी ट्रेडिशनल ओल्ड इकोनॉमी कंपनीज। लेकिन पिछले 5-10 साल में कई सारी कॉन्सेप्ट स्टॉक्स लिस्टिंग हुई है, और जो जो मेजर इन्वेस्टमेंट थीम्स है
वहां पर भी हम देख रहे हैं कि न्यू जनरेशन प्लेयर्स आर कमिंग इन एंड उनकी जो इन्वेस्टर की जो फैंसी है उन स्टॉक्स में वो बढ़कर आ रहे हैं एंड दे आर द वंस हु आर डिलीवरिंग द रिटर्न्स। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखेंगे तो पूरा जो बैंकिंग एनबीएफसी है सेक्टर, जो फाइनेंशियल सर्विस का सेक्टर है, द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स ओवर देयर हैज बीन समथिंग लाइक अ पेटीएम, last few months or so, because a new generation stock, a concept stock. और अगर आप FMCG में देखेंगे, then there are other players over there, new players who have come in, जैसे कि Eternal, I would say, is a consumption oriented stock that is hogging the limelight. तो ऐसे हर एक सेक्टर में कुछ नए चुने हुए ऐसे नए नए न्यू जनरेशन कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म कंपनीज है विच आर डिलीवरिंग दी ग्रोथ रेट्स, जिसकी वजह से आई थिंक वी आर सीइंग दैट शिफ्ट अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल ग्रेजुअली इनटू दीज न्यू जनरेशन स्टॉक्स। और ये जो प्रोसेस है वो हमेशा जारी रहेगी। आई मीन दैट्स नथिंग न्यू ओवर देयर। इंश्योरेंस में अगर आप निवेश करना चाहते हैं देन पॉलिसी बाजार में वर्कआउट बेटर देन एनी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज। ऑटोमोबाइल में देख रहे हैं कि कार ट्रेड विच इज इनटू यूज्ड कार दैट इज डिलीवरिंग बेटर रिटर्न देन द एंटायर ऑटो इंडस्ट्री। और ऐसे आप जाएंगे इवन इन ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनीज लाइक RateGain टेक्नोलॉजीज, दे हैव डिलीवर्ड लास्ट 4-5 years एक्सेप्शनल रिटर्न्स। सो लाइक दैट क्या हो रहा है कि हर एक इंडस्ट्री में जब कोई नया प्लेयर आता है जिसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही बढ़िया है, कुछ अलग तरीके से बिजनेस कर रहा है, कुछ एजे है, कुछ कंपेरेटिव स्ट्रेंथ है, इट मे बी अ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री बट देन दो स्टॉक्स आर डूइंग मच बेटर। तो दीपन सर, दो पार्ट में एक सवाल होगा। पहला पार्ट तो जो साइकिल्स ऑफ कोई भी स्टॉक का साइकिल होता है ग्रोथ का, वो बहुत छोटा नहीं हो गया? क्योंकि पहले क्या होता है, HDFC बैंक्स हुए या TCS हुए या रिलायंस हुए, जो ट्रेडिशनल स्टॉक है, इनकी साइकिल बहुत लंबी होती है, 3 साल 4 साल 5 साल। अब 2 साल के अंदर ही, मतलब जोमेटो ऐसी कंपनी 2021 में लिस्ट होके आज 2026 तक आते आते 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप अचीव कर गई, शायद फास्टेस्ट होगी किसी भी IPO के लिए। तो इस तरह की ग्रोथ स्टोरी बहुत कम समय में आती है और बहुत कम समय में अचीव कर जाती है। या ड्रीम फोक्स की स्टोरी से फॉर एग्जांपल एकदम से आई एकदम से गायब हो गई। सो ये जो साइकिल्स हैं ये बहुत छोटा हो गया है, और इसमें एक डिसीजन कैसे लिया जाए? आप बीइंग एन एक्सपर्ट कैसे सोचते हो इस पूरी चीज को? ये आपका ऑब्जर्वेशन सही है कि जो साइकिल्स है दे सर्टेनली हैव रिड्यूस्ड, और ऐसी कई सारी कंपनियां थी विच वर ग्रोइंग एट वेरी वेरी हाई ग्रोथ रेट्स, ऑलमोस्ट 20% फॉर डेकेड। 10-10 साल तक 20-25% का ग्रोथ रेट मिल रहा था। HDFC बैंक, TCS, इन्फोसिस, मेनी सच कंपनीज। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जितना बहुत सारा ग्रोथ है दैट इज कमिंग आउटसाइड द लिस्टेड स्पेस। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स आ गए हैं, और जो कंपनियां हैं, द ग्रोथ कंपनीज आर देयर, दे आर रिमेनिंग अनलिस्टेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और जब उन्हें लगता है, जब इन्वेस्टर को लगता है कि ज़्यादातर ग्रोथ आ चुकी है, बिजनेस मेच्योर हो गया है एंड ग्रोथ रेट्स गोइंग फॉरवर्ड विल स्लो डाउन, देन दे आर ऑफरिंग दो शेयर्स टू द पब्लिक। तो ये इसकी वजह से वी आर सीइंग कि स्टॉक मार्केट लिस्टेड स्पेस में वी आर नॉट सीइंग कंपनीज विच हैव गॉट अ वेरी लॉन्गेविटी ऑफ ग्रोथ। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये भी है कि कई सारे MNCs भी आ गए हैं, दे आर ऑल्सो ड्राइविंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। GCCs, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स आ गए जो कि कंप्लीटली अनलिस्टेड है, और बाकी भी अमेरिकन कंपनीज जैसे कि Amazon है, गूगल है, फेसबुक है, दे आर वेरी एक्टिव इन इंडिया एंड दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल ऑल्सो। और उनका शेयर अपने को इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं मिलेगा। सो आई डोंट अग्री विथ यू दैट द ग्रोथ साइकिल्स हैव बिकम स्मॉलर। द ग्रोथ साइकिल, द लॉन्गेविटी इज देयर इन मेनी कंपनीज, पर लिस्टेड स्पेस में बहुत कम है, क्योंकि ज्यादातर ये जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है दैट इज वी आर सीइंग मोर इन द अनलिस्टेड स्पेस। तो दीपन सर, अभी की सिचुएशन के हिसाब से जो ट्रेडिशनली फेवरेट सेक्टर थे, IT जैसा सेक्टर जो रॉक बॉटम प्राइस पर है, नैस्डैक नया हाई बना रहा है, हम नहीं बना रहे क्योंकि हम इनोवेट नहीं कर रहे हैं ऑब्वियसली। फार्मा एक स्पोर्ट्स स्टोरी है लेकिन वहाँ पर भी इश्यूज आ रहे हैं। सो अब सिचुएशन में कॉल लेना, क्या ब्लैंकेट साइड पे कॉल नहीं ली जा सकती कि ये सेक्टर अच्छा लग रहा है, ये सेक्टर बुरा लग रहा है, या बहुत ही केस टू केस बेसिस पे जाके कॉल लेनी पड़ेगी? द लैटर, बहुत ही सिलेक्टिव हो जाना पड़ेगा इन्वेस्टर को, और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इट इज़ नॉट इजी। जहाँ पर सभी तारे मिलते हैं, मींस ग्रोथ भी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी है, मार्केट साइज बड़ा है, राइट साइज कंपनी है, मैंने बहुत छोटी नहीं है, मिड कैप है या लार्ज कैप कंपनी है। अगर आपको सभी क्राइटेरिया मीट करने हैं तो फिर आपको वैल्यूएशन पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कितना आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो वो आपके ऊपर है। इसलिए मेरे ख्याल से अगला 1 साल
विल बी क्वाइट चैलेंजिंग फॉर इक्विटी इन्वेस्टर्स। और जैसे हमने देखा था कि कोविड के बाद 3 साल तक सभी शेयर्स चले, एवरीथिंग डिड वेल, आई डोंट थिंक दैट्स गोना बी द सिचुएशन। काफ़ी रोटेशन हो सकता है फ्रॉम सेक्टर टू सेक्टर ऑल्सो। जैसे हमने देखा कि सीमेंट जो 2-3 साल से नेगेटिव चल रहा था, कुछ खास रिटर्न्स नहीं आ रहे थे, दिस क्वार्टर दे हैव डन एक्सेप्शनली वेल। तो ऐसे सेक्टर रोटेशन भी होगा, एंड विद इन द सेक्टर ऑल्सो देयर विल बी सम विनर्स एंड लॉट ऑफ लूजर्स। इसलिए ये जो समय है, that is the period where we have to work on bottom up stories। और जहाँ पर ग्रोथ अच्छी मिल रही है एट रीजनेबल वैल्यूएशन, देयर यू कैन एक्सपेक्ट रीजनेबल रिटर्न्स। वहाँ पर भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकोगे कि एक मल्टी बैगर रिटर्न आपको मिल जाएंगे, कि ये जो शेयर है वो 3 गुना 4 गुना 5 गुना बढ़ जाएगा। आई डोंट थिंक सो। तो एक लेवल पर इन्वेस्टर को जो अपनी एक्सपेक्टेशन है वो कम करनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये भी है कि अगर खुद पैसे मैनेज कर रहे हैं तो उनको और मेहनत करनी पड़ेगी। अदरवाइज दे हैव टू रिलाई ऑन द म्यूचुअल फंड और द प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर, या जो भी उनका पैसा पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है। दोज प्रोफेशनल्स आल्सो हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू फाइंड द राइट स्टॉक आइडियाज। तो दीपन सर, जो दूसरा हिस्सा था कि कई सारे फंड्स की तरफ से माल बिका, प्रोमोटर ने माल बेचा, फॉरेन प्रोमोटर माल बेच के गए, ब्लॉक्स डील हम हर दूसरे दिन सुनी रहे, जैसी अर्निंग खत्म होगा फिर शुरू हो जाएगा। तो इसमें एंड ऑफ द डे क्या ये पूरी तरह से एक सॉफ्ट लैंडिंग हो रही है इनकी तरफ से, प्रमोटर्स की तरफ से, या सॉफ्ट डंपिंग कह लीजिए, सॉफ्ट डंपिंग हो रही है और रिटेल उसे ले रहा है, या वाया रिटेल म्यूचुअल फंड, मतलब वाया म्यूचुअल फंड रिटेल ले रहा है, या ये भी बहुत केस टू केस बेसिस पे, कई जगहों पे इक्विटी देनी होती है QIP के थ्रू, इसलिए ऐसा किया जाता है, कई जगहों पे वो प्रमोटर का अच्छा वैल्यू मिल रहा है तो जनरेट कर रहा है। सो ये आप कैसे रीड कर रहे हो जो इतनी मासिव में बल्क्स, ब्लॉक्स एंड इक्विटीज बाजार में छोड़ी जा रही हैं? देखिए, जो जो स्टॉक बल्क डील्स कर रहे हैं, जो माल बेच रहे हैं, दे आर सेलिंग बिकॉज द वैल्यूएशंस आर हाई। जी। तो आई थिंक वो पैसा भी समवेयर जो अगर प्रमोटर बेचता है, दैट इज रिमेनिंग इन द कंट्री, किधर ना किधर उसकी फिर से डिप्लॉय कर देते हैं। कुड बी बैक इन द स्टॉक मार्केट ओनली, या डेट मार्केट, किधर ना किधर डिप्लॉय हो जाता है, या रियल एस्टेट मार्केट में डिप्लॉय हो जाता है बाय बाइंग प्रॉपर्टी और समथिंग। तो इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई जो FI की जो सेलिंग आ रही है, और जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स जो बेच रहे हैं, विच आर बीन फंडेड बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो तो पैसा सीधा सीधा कंट्री से बाहर जा रहा है। तो ये तो मैंने इट्स नेचुरल, अगर अब वैल्यूएशन ज़्यादा है तो ये होना ही है। देखिए, कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि वी मस्ट ओपन इन्वेस्टिंग इंडियन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन अदर कंट्रीज ऑल्सो। एक थोड़ा टची टॉपिक है, थोड़ा मैंने इट इज अ सेंसिटिव इशू टू अलाउ इंडियन इन्वेस्टर्स डायरेक्टली टू इनडायरेक्टली टू इन्वेस्ट इन अदर मार्केट्स, ताकि उनके पास कोई चॉइस हो। बट अनलेस देयर इज नो चॉइस, ये पैसा आता रहेगा म्यूचुअल फंड में, और म्यूचुअल फंड पैसा लगाते रहेंगे। और क्योंकि जो ग्रोथ कंपनीज है, देयर आर फ्यू एंड फार इन बिटवीन, तो दे विल कीप ऑन बाइंग दो स्टॉक्स ऑल्सो। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो फंड मैनेजर्स है, पोर्टफोलियो मैनेजर्स है, या म्यूचुअल फंड मैनेजर्स है, उनका क्या रहता है, उनकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है कि अगर एक शेयर उनके पास पोर्टफोलियो में है, उनका जो पोर्टफोलियो 50 शेयर का है, जब और पैसा आता है, then they are not getting new ideas immediately, they are not buying 51, 52, 53 stocks, they are deploying in the same stocks। तो ये भी जो concentrated buying आ रही है, that also is resulting in very high P multiple। यानी आप देखेंगे तो काफी ज्यादा disparity है, काफी ज्यादा range है between the high P multiple and low P multiple stocks। तो ये जो फिनोमेना है वो कई सालों से चल रहा है, कई क्वार्टर से तो जरूर से चल रहा है। When it will end, one really can't say। लास्टली दीपन सर, एक बहुत वेग थॉट है, मतलब आई एम जस्ट टेकिंग योर व्यू ऑन दैट, कि क्या जो ट्रेडिशनल फैमिलीज हैं, वो ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस के साथ साथ फैमिली ऑफिस रूट ज़्यादा बेटर प्रेफर नहीं कर रहे हैं, कि फैमिली ऑफिस के थ्रू असेट को भी इजीली मोनेटाइज कर पाए, ज़्यादा वैल्यू वहाँ जनरेट हो सकती है? जी हाँ, और ये हम देख रहे हैं। आई थिंक ऑल दीज थिंग्स वर नॉट देयर 5-10 years ago or so, कि आप स्टेक बेच के फैमिली ऑफिस मैनेज करिए और वहाँ पर भी अच्छे रिटर्न पा सकते हैं। आई थिंक दैट्स अ इंडिविजुअल फैमिली डिसीजन, वहाँ पर सक्सेशन प्लानिंग भी आ जाती है। बट ऑल आई कैन से इज दैट अगर कोई प्रमोटर शेयर्स बेचता है, इंडियन प्रमोटर शेयर्स बेचता है, इट इज फाइन। वो पैसा इंडिया में ही रहता है, किधर ना किधर अच्छी तरीके से डिप्लॉय हो जाता है। एक तो गवर्नमेंट को उस पर काफी अच्छा टैक्स मिल जाता है, व्हेन दे आर सेलिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स मिल जाता है।
और फिर बाकी जो पैसा बचता है दैट गेट्स डिप्लॉयड समवेयर इन द इकोनॉमी। तो इसका ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। लेकिन अगर कोई फॉरेन प्रोमोटर बेचता है या प्राइवेट इक्विटी बेचता है which is a foreign fund, that money is certainly going out of the country. So that is one thing that is not very positive for the Indian capital markets. दीपन सर बहुत बहुत शुक्रिया, समय का अभाव था वरना आपसे हम बहुत बात करते हैं। बहुत मज़ा आता है आपसे बात करके और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हर बार की तरह हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। एक्सटेंडेड वीकेंड है, एंजॉय करिए आप भी, और बाकी आपसे हम मुलाकात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर एक बार फिर से जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो हमारी खास पेशकश को हम यहीं समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।